नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। गुरुवार को वीरेंद्र राम की रात जेल में बेचैनी में बीती। उन्होंने रात का खाना भी सही ढंग से नहीं लिया। कई तरह की बीमारियों से ग्रसित वीरेंद्र राम ने दवा खाया और चुपचाप लेटे रहे। इधर आज ईडी की टीम उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाएगी। ईडी ने वीरेंद्र राम को 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। रांची के बिरसा मुंडा जेल से जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता अविनाश कुमार। 125 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम इस वक्त होटवार जेल में है। मेरे ठीक पीछे अगर आप बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा की बात करें, होटवार की बात करें, तो यहाँ आपको ये जेल का परिसर दिखेगा। और इस परिसर की अगर अंदर की बात कर लें तो ये आज के दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में हो रही है वो अभियंता इस वक्त इसी जेल में है। ईडी के द्वारा कल उन्हें जब ईडी के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था, वहां से उन्हें हिरासत में लिया गया और होटवार जेल भेजा गया है। बहुत लंबे विस्तार से हम कह सकते हैं कि उनसे जरूर पूछताछ होगी। लेकिन अगर हम वीरेंद्र राम के रात के को लेकर अगर हम बात करें कि कल जब वीरेंद्र राम यहाँ पहुंचे तो कैसी रात बीती है, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको यहाँ जान लेना जरूरी होता है कि जो पहला दिन होता है उसके लिए एक स्पेशल जो सेल होता है उसी में ऐसे जो लोग आते हैं उनको रखा जाता है। और कल रात की जो जानकारी मिल रही है कि अच्छी नींद नहीं ले सके हैं, बहुत ही बेचैन दिखे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों से भी अगर हम बात करें तो लगातार जो उनसे पूछताछ हो रही थी और उसके बाद से वो परेशान दिख रहे थे। कल आपने देखा होगा कि जब न्यूज़ 18 ने उनके मेडिकल जांच के दौरान की जो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाए थे उस दौरान भी आपने देखा कि किस तरह से वो थोड़े परेशान दिख रहे थे। बिरसा मुंडा जेल से उन्हें ईडी की टीम आज ले जाएगी। उसके बाद कितने लोगों के नाम, कितने ऐसे राजदार सामने आते हैं जो इस पूरे खेल में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि ये बातें हो रही हैं कि अधिकारी से लेकर विधायक और मंत्री तक के नाम 6 पेज के जो उनके द्वारा कबूलनामा है उसमें दर्ज किया गया। ये चर्चा का विषय है, ये तो जांच के दौरान सामने बातें आएंगी ही, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। और अगर चर्चा हो रही है तो ईडी इस बिंदु पर जरूर जांच करेगी और ये कोशिश होगी कि जितने भी लोग इस पूरे खेल में शामिल हैं उनको बेनकाब करना। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। वीरेंद्र राम पर कसे ईडी के शिकंजे ने सियासी और प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। पूछताछ में सामने आए कबूलनामे से कई सफेद पोशों के फंसने की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम पर कसे ईडी के शिकंजे ने झारखंड मंत्रालय से लेकर सत्ता और प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाकर रख दी है। ईडी की कड़ी पूछताछ में वो हर पल नए राज खोल रहा है। कहा जा रहा है करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने ईडी के सामने 6 पेज का कबूलनामा भी लिखा है। इस कबूलनामे में उसने झारखंड सरकार के सचिव स्तर के अफसर का नाम उगला है, तो कुछ पूर्व विभागीय अधिकारियों के नाम भी उसने केंद्रीय जांच एजेंसी को बताया है। यही नहीं, ग्रामीण विकास विभाग के कुछ ठेकेदार का नाम भी पूछताछ में सामने आया है। इसके अलावा कबूलनामे में कई विधायक से लेकर मंत्रियों के नाम की भी चर्चा है। अशोकनगर के आवास से चीफ इंजीनियर की एक डायरी भी ईडी के हाथ लगी है, जिसमें कोडवर्ड में अवैध लेन देन का ब्यौरा दर्ज है। ईडी के अफसर उस कोडवर्ड को डिकोड करने की कवायद में जुटे हैं। तो नाम लिया अपनी ओर से या फिर डायरी मिली, पेन ड्राइव मिली, जो बातें मीडिया के माध्यम से सामने आ रही हैं, उसमें जो कुछ भी हो, तो ईडी को अब निष्पक्षता से जांच करने की आवश्यकता है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में कौन कौन लोग शामिल थे। और मैं समझता हूं कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम चल रही है और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है तो फिर ये नहीं देखना है कि कौन किससे संबंधित है और कौन किस ओहदे पर बैठा हुआ है। बीजेपी ने वीरेंद्र राम जैसे भ्रष्ट अफसरों को संरक्षण देने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र राम झारखंड के सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चित नाम रहा है। सरकार चाहे जिस किसी भी दल की हो, वीरेंद्र राम हर बार अपना सिक्का जमाने में कामयाब रहा है। झारखंड के एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल से उसकी नजदीकी और 2019 के विधानसभा चुनाव में उसकी पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चा इसका पुख्ता प्रमाण है। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व की सरकारों ने वीरेंद्र राम को संरक्षण दिया, इसलिए ईडी अपना काम करे और दोषियों का पर्दाफाश जरूर करे।
लेकिन ना तो हम कभी डरे थे और ना ही हम कभी डरेंगे। हम डट के मुकाबला करेंगे और जो भी ईडी के समक्ष मामला आया है, हम तो यह कहते हैं कि ईडी उसको सार्वजनिक करे कि किसके नाम मुख्य अभियंता ने लिया है और किसके किसके ऊपर आपत्ति है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर चाहे जितने आरोप प्रत्यारोप लगा लें, इतना तो तय है कि वीरेंद्र राम पर कसे ईडी के सिकंजे ने कई बड़े नेताओं और जाने माने नौकरशाहों की रातों की नींद तो उड़ा ही दी है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बढ़ते आगे रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जारी है। बड़लंगा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में जिस तरह के हालात हैं उससे जनता बहुत प्रताड़ित महसूस कर रही है और इस उपचुनाव के जरिए विकास का संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि विकास के लिए एनडीए के पक्ष में जनता मतदान करेगी। कि राज्य की जनता बहुत प्रताड़ित महसूस कर रही है और ऐसे समय में यह जो उपचुनाव हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से इस चुनाव में लोग संदेश देंगे कि राज्य की जनता विकास चाहती है, रामगढ़ की जनता विकास चाहती है और विकास के लिए हम मतदान करते हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उन्हें जनता पर विश्वास है और उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की भारी मतों से जीत होगी। उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का हवाला दिया, साथ ही दावा किया कि रामगढ़ के साजिशकर्ताओं को जनता वोट के जरिए जवाब देगी। और जनता ने लगता है कि मुझे बहुत हद तक अपनी मन बना चुका है कि इस बार हम किसको वोट देने जा रहे हैं। 2-3 चीजें को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। एक तो यहाँ की जनता 15 साल के बाद एक परिवर्तन मांगा था। परिवर्तन के तहत ममता देवी को चुनाव जिताकर भेजी थी और ममता देवी ने विधानसभा का बाहर से लेकर भीतर तक इस क्षेत्र की आवाज ऊंचा करते रही। धनबाद में बीसीसीएल की ओर से संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी के बंद होने की सूचना पर रैयत मजदूरों ने काम का बहिष्कार कर दिया है। बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 अंतर्गत मुराईडीह में संचालित माइनोप आउटसोर्सिंग कंपनी का यह मामला है। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी ने काम बंद कर दिया है और कंपनी को बंद करने की तैयारी हो रही है। वहीं कंपनी के अधिकारियों ने कंपनी के जाने की बात को अफवाह करार दिया है। मजदूरों की मांग है कि कंपनी मुआवजा राशि देकर उन्हें जमीन वापस कर दे ताकि वे फिर से खेती कर सके। अधिक जानकारी दे रहे हैं धनबाद संवाददाता संजय गुप्ता। मतलब देखिए, कार्य के लिए आया था मजदूर लोग, जो भी फर्स्ट शिफ्ट का बात था, मजदूर लोग आया लेकिन कार्य करने से मना कर दिया कि हम लोग आज से काम नहीं करेंगे। उनको पता चला कि माइंस बंदी होने वाला है या कोई डेट उनको कोई कहां से पता चल गया बंदी होने वाला है कि हम लोग कार्य नहीं करेंगे, जबकि कंपनी की तरफ से इस तरह का कोई भी निवेदन आया नहीं दिया गया है कि हमारा कार्य बंद है। हमारा कार्य चालू है। चालू काम को उस दिन उन्होंने करने से मना कर दिया कि हम लोग माइंस का काम नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि कुछ भी करके मतलब हमारा डिवाटरिंग कम से कम खदान का चलते रहे, समस्याएं जो भी होंगी प्रबंधन द्वारा बात होगी, लेकिन सबसे पहले हमारा डिवाटरिंग स्टार्ट हो जाए माइंस का। बीसीसीएल पहले रैयतों से जमीन लेती है और जमीन के बदले काम देने का वादा करती है और उसके बाद जब कंपनी का काम निकल जाता है तो रैयतों को बेरोजगार करने की एक साजिश भी रचते हैं। अभी हम बीसीसीएल एरिया 1 के माइनअप आउटसोर्सिंग में हैं और यहाँ पर लगभग 240 रैयत अपनी जमीन को दिए थे और उस जमीन के आस में इन लोगों को उम्मीद थी कि कंपनी इन्हें हमेशा रोजगार देगी, लेकिन 2-3 दिन से ये बातें हवा में आ रही है कि माइनअप कंपनी अब अपना बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से जाने वाली है और यही कारण है कि अब यहाँ पर काम करने वाले रैयत लगभग 240 मजदूरों के सामने बेरोजगारी की स्थिति आ गई है। फिलहाल ये सभी मजदूर कार्य का बहिष्कार कर दिए हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि कंपनी जब तक लिखित आश्वासन नहीं देगी कि यह कंपनी छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी, तब तक ये लोग यूं ही कार्य का बहिष्कार करेंगे।
कंपनी पिछले कुछ सप्ताहों से अपने सामान को खदान से उठाने लगी थी और सील बाकी जो सामानें थी उनको वो पैक करना शुरू कर दी थी। और जहाँ तक हम लोग को सूचना मिली थी कि एक 9 लेवल है, 9 लेवल लगभग 1000 मीटर कंपनी नीचे खदान चला चुकी है। 9 लेवल ज्वाइंट होने के बाद और एक बीएम मशीन है जो लगभग 100 करोड़ की है, वो भी कोयला काटती है। उस मशीन को उठाने के बाद कंपनी के पास दूसरा कोई काम नहीं है, ऐसा हम लोग को सूचना मिला है। तो हम लोग का मानव प्रबंधक और बीसीसीएल से कहना यही है कि हम लोग को वो स्पष्ट करे कि हम लोग उसके बाद कहाँ जाएंगे। तो काम करना चाह रहे, काम मिल नहीं रहा? नहीं मिल रहा है। तो वेतन का हाजिरी बन रहा है? नहीं सर, हम लोग को कल से हाजिरी नहीं बनाया जाए। नो वर्क नो पे हो। हाँ, तब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग तो हम अपना काम चाहते हैं ना। और अगर काम नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग को जमीन वापस कर दे? हम लोग जो जमीन दिए हैं वो। तो यहाँ जो भी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं मजदूर, उनका कहना है कि जमीन या तो काम कराए उसके बदले बीसीसीएल, या फिर जिस जमीन को कोयला के उत्खनन के नाम पे लिया गया था वह वापस कर दे, ये फिर से खेती अपना करते रहेंगे। अब देखना है कि कंपनी और मजदूरों में किसकी जीत होती है और क्या जमीन इनको वापस मिलेगा या फिर इनको काम फिर दोबारा मिलेगा। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में एक साल में 100 छात्रों को इंजीनियर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, आज वहां सैकड़ों जहरीले सांप बिच्छू पल रहे हैं। हम बात करें जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा प्रोफेशनल कॉलेज की। कॉलेज 2020 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 2023 में भी ये शुरू होगा या नहीं, इस पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। 20 करोड़ की लागत से बनी बिल्डिंग की दीवारों में अब दरार आ रही है और अब ये भवन खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि कौशल विकास के जरिए युवा रोजगार से जुड़ सकेंगे, लेकिन सरकार के बदलते ही कॉलेज को शुरू करने की कोशिश भी ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं पूरे मामले में उच्च शिक्षा और तकनीकी विभाग लापरवाह बना हुआ है। जनता की गाड़ी पैसा, गाड़ी पसीने की खून पसीने की कमाई से करीब करोड़ों रुपए के पैसे से बनी प्रोफेशनल कॉलेज आदरणीय रघुवर दास जी ने बनाया था, ताकि यहाँ के युवा, स्थानीय युवा कहीं और जाना नहीं पड़े, कहीं भटकना न पड़े। यहीं से उनको कौशल विकास या बहुत तरह का ट्रेनिंग, डिप्लोमा ट्रेनिंग सरकारी इस तरफ से मिले और वो रोजगार के लिए यहाँ भटकना न पड़े। परंतु आप देख रहे होंगे, आपके सामने होगा कि आज कॉलेज का क्या स्थिति है। ये स्थानीय लोगों के लिए और झारखंड को एजुकेशन हब बनाने के लिए रघुवर दास जी की एक महत्वपूर्ण योजना थी और लोगों को इससे रोजगार भी मिलता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा झारखंड के नाम होता। लेकिन आज ये इस तरह से पिछड़ रहे हैं, लोगों को बाहर शिक्षा के लिए जाना पड़ रहा है। हम लोग तो बहुत दिक्कत में ड्यूटी कर रहे हैं सर, ना लाइट का व्यवस्था है, ना पानी का भी व्यवस्था है, ना शौचालय का व्यवस्था है। हम लोग की सैलरी 3 महीना से रुकी हुई है। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां लोअर बाजार के चर्च रोड में फायरिंग की खबर है। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई है। मृतक का नाम अमन सिद्दीकी बताया जा रहा है। बारात जाने से पहले आयोजन चल रहा था, किसी बात पर बदमाशों से अमन का विवाद हुआ था। लगन कार्यक्रम में फायरिंग और युवक की मौत से हड़कंप मचा रहा। गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत को आदिवासी संथाल समाज मरांग बुरु मानता है। मरांग बुरु यानी बड़ा पहाड़ या फिर बड़ा देवता। आदिवासी संथाल समाज ने पहाड़ मरांग बुरु की पूजा आदिवासी परंपरा के अनुसार की। बताया जाता है कि जब सखुआ के पेड़ में फूल आना शुरू होता है, तब आदिवासी संथाल समाज उस आने वाले फूल की महक की खुशी में प्रकृति की पूजा कर उसे सम्मानित करते हैं। दरअसल आदिवासी समाज का मानना है कि आदिवासी संथाल समाज के लोग नदी, जंगल और पहाड़ के अनुयायी होते हैं और प्रकृति ही उनका आराध्य होता है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आदिवासी श्रद्धालु जुटे और प्रकृति की पूजा करते हुए जमकर मांदर की थाप पर भी थिरके। देवघर के साथ पूरे संथाल परगना वासियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। देवघर एम्स में बहुत जल्द 500 बेड का अस्पताल शुरू हो जाएगा। ये अस्पताल तैयार हो चुका है और संभावना जताई जा रही है कि ये होली के बाद काम करने लगेगा।
आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी देवघर दौरे पर जब आए थे तब 250 बेड के अस्पताल का उद्घाटन कर चुके हैं। वहीं अब ये बहुत जल्द 750 बेड के अस्पताल के रूप में फंक्शनल हो जाएगा। इसके साथ ही एम्स में इमरजेंसी सुविधा बहाल कर दी जाएगी। वहीं अलग अलग विभाग में 180 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की भी नियुक्ति की जाएगी। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। साथ साथ संथाल परगनावासी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। देवघर एम्स में 500 बेड जल्द ही शुरुआत कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि होली के बाद 500 बेड का अस्पताल देवघर एम्स को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ के मरीजों को, यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। वहीं एम्स के जो डायरेक्टर हैं सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि जल्द ही सभी काम को पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि मार्च से ये 500 बेडों का अस्पताल शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पहले ही 250 बेडों का अस्पताल का उद्घाटन भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब 750 बेडों का अस्पताल देवघर एम्स में शुरू होने वाला है। उसके साथ साथ 180 सुपर स्पेशलिस्ट विभागों के डॉक्टर की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जिससे पूरे संथाल परगनावासी को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत मिलेगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गिरिडीह में प्रकृति की गोद में बसा कबूतरी पहाड़ एक ऐतिहासिक स्थल है। माना जाता है कि यहाँ कई सौ साल पहले एक ऋषि तपस्या करते थे। उस दौरान यहाँ लाखों की संख्या में कबूतर निवास करते थे। यहाँ पहाड़ों में अपने आप कबूतरों के लिए घोंसला भी बना हुआ है। यहाँ आज भी झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों से भी लोग मन्नत मांगने आते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता से इस जगह का सही तरीके से विकास नहीं हो सका है और ये जगह अपनी पहचान खोता जा रहा है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। प्राकृतिक की सौंदर्य वादियों में स्थित कबूतरी पहाड़ी, जो गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड के कार्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ियों के बीच में बसा यह एक ऐसा जगह है जिसका इतिहास से आदिकाल से पुराना नाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि इस जगह को कबूतरी पहाड़ी कहते हैं और यहाँ पे आप जो घोंसला देख रहे हैं, जो गुफा छोटा छोटा बना हुआ है, बताया जाता है कि आदिकाल में यहाँ पर लाखों की संख्या में कबूतर आया करते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे जो ये एक गुफा है, इस गुफा में एक साधु थे, एक बाबा थे जो तप में थे, जो यहाँ पे रहते थे। उसी की मार्फत से यहाँ पे कबूतरों का आना जाना लगातार लगा रहता था। ये ऐतिहासिक जगह पर पहुंचने के लिए बढ़िया रास्ता नहीं है, जिसके अभाव में लोगों को काफी दिक्कतें होती है। एक यहाँ छोटा सा नदी है, अभी फिलहाल पानी सूखा हुआ है, लेकिन बरसात के मौसम में जब पानी यहाँ पे जम जाता है तो लोगों को यहाँ पे इस ऐतिहासिक जगह पे पहुंचने में काफी दिक्कतें होती है। लगातार सरकार की उदासीनता की वजह से यह जगह की जो अस्तित्व है मिटते जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे बेहतरीन तरीके से घोंसला बनाया गया है, जो देखने में लगता है कि शायद इसे नक्काशी किया गया है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से आदिकाल से ही इसी तरह है। इस जगह का इतिहास क्या है? यहाँ जो है पूर्वजों से ये बोलते आए हैं कि यहाँ एक ऋषि मुनि रहते थे, जो यहाँ तप के लिए यहाँ पे रहते थे। खाना के लिए जो है सो जो चारा मिलता था उसको देख के लोग कबूतर भी यहाँ आना जाना करते थे हजारों की संख्या में। ऑटोमेटिक जो बोले तो आके यहाँ पे रहते थे। आप देख सकते हैं गुफा के बगल में छोटा छोटा जगह है जिसमें कबूतर वास करते थे। सिर्फ झारखंड से ही नहीं बल्कि बिहार और बंगाल व अलग जो राज्य से जुड़ते हैं झारखंड से, वहां के लोग यहाँ पे आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता का लगातार ये ऐतिहासिक जगह शिकार होते जा रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। धनबाद के टुंडी में एक बार फिर 28 हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया है। हाथी भुजुडी, पुरनी, सदुआटा, पोखरिया होते हुए टुंडी पहाड़ पर चढ़ गए हैं। इससे पहाड़ की तलहटी में बसे लोग दहशत में आ गए हैं। वहीं डीएफओ के अनुसार लगातार हाथियों के झुंड की मॉनिटरिंग की जा रही है। आसपास के जिले से संपर्क कर हाथियों की गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। हाथी पर लगातार नजर बनाए रखी जा रही है और बाकी जो आसपास डिवीजन है उससे भी हम लोग संपर्क करते रहते हैं। जैसे हाथी का मूवमेंट होता है हम बाकी डिवीजन को भी इंटीमेट करते रहते हैं और आपस में भी सभी जुड़े रहते हैं ताकि जो है किसी का भी जो है माल।
जमशेदपुर में हिंदू किशोरी से लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वीएचपी और बीजेपी ने जमकर हंगामा मचाया। वो था तो शब्बीर अहमद, पर समीर कुमार बनकर 14 साल की हिंदू किशोरी को प्यार के जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया और अश्लील फोटो खींच ली। इसके बाद शुरू हो गया ब्लैकमेलिंग का खेल। प्रेमी के रूप में मीठी मीठी बातें करने वाले समीर ने अचानक अपना रंग ही बदल लिया और किशोरी पर शादी का दबाव बनाने लगा, पर शर्त थी धर्म बदलकर मुस्लिम बनने की। बार बार की प्रताड़ना से परेशान किशोरी ने चुप्पी तोड़ी और लोहनगरी में हंगामा मच गया। लव जिहाद के इस खेल से आग बबूला वीएचपी और बीजेपी नेता सड़क पर उतर आए। समीर बोल के नाम का लड़का है, पहले समीर कुमार के नाम से वो अपना पहचान बताया था और दोस्ती किया था, और ये लड़की जो है डीबीएमएस में शायद पढ़ती है और इसको फंसाया। और इनके पिताजी जो है एलोड्राम में जो है कारगर था और ये बहुत ही गरीब परिवार है। पूरे हिंदू संगठनों के द्वारा, जिसमें पूरे अनुसांगिक इकाई के सारे लोग जो प्रतिष्ठित हमारे नेता और कार्यकर्ता हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, आज ये प्रदर्शन नहीं है, आज केवल अल्टीमेटम है। लोहनगरी में लव जिहाद का ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई हिंदू युवतियां लव जिहाद के जाल में फंस चुकी है, पर इस सनसनीखेज वारदात ने वीएचपी और बीजेपी नेताओं का पारा चढ़ा दिया है। पीड़ित की शिकायत पर कदमा थाने में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, पर आरोपी शब्बीर अहमद अब तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। पुलिस की सुस्ती से नाराज वीएचपी और बीजेपी नेताओं ने हंगामा मचाया तो कदमा पुलिस एक्शन में आई। तो हम लोग जो विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है हम लोग कर रहे हैं और उसको न्याय की बात हो रही है, न्याय देंगे, जस्टिस देंगे उसको। मामला तो आपको बता दिए, एफआईआर अभी लिखा रहा है, जो एफआईआर लिखा लड़का महिला पदाधिकारी के द्वारा बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है, वह बयान आने के बाद उसका कदमा थाने में वीएचपी और बीजेपी नेताओं के हंगामे ने लोहनगरी में चल रहे लव जिहाद के खतरनाक खेल को एक बार फिर उजागर करके रख दिया है, जबकि कदमा पुलिस ने आरोपी शब्बीर अहमद की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। साहिबगंज पुलिस ने कोहवारा गांव में गैर कानूनी तरीके से कई महीने से चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। ये गन फैक्ट्री एक झोपड़ी में चल रही थी। पुलिस की छापेमारी में कट्टा, अर्धनिर्मित पिस्टल और कारतूस समेत कई औजार मिले हैं। इस दौरान फैक्ट्री के मास्टरमाइंड अपराधी गुड्डू पंडित समेत 4 अपराधी भी पकड़े गए। इनसे पूछताछ से मिली जानकारी के जरिए साहिबगंज पुलिस अवैध हथियारों के नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हथियार बनाने की सामग्री सम्मिलित है तथा एक कट्टा जो पूर्ण निर्मित है और एक पिस्टल अर्धनिर्मित। बाकी अन्य अर्धनिर्मित सामानों की सूची है जो बरामद की गई तथा वहां पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पतरस किस्कू जो मकान मालिक है, मोनू कुमार शर्मा, वीरेंद्र कुमार शाह और गुड्डू पंडित। और इसी के